मोहब्बत करने का अंजाम। चचा पठान था। रात होती तो चची अपना पिछला हिस्सा बांध लेती। सुबह चची को देखती तो घिस घिस कर चलती। मैं शर्म से वजह ना पूछती। एक रोज मुझे चची पर तरस आया। सोचा आज रात छप कर देखती हूँ और फिर सुबह बात करूंगी। इस रोज चचा आया तो मैं कमरे में छप गई। मेरे होश उड़ गए चचा। इस रात जो कुछ मैंने देखा वो देखने के बाद तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। मुझे पहली बार अपने चचा से नफरत महसूस हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस चचा को मैं बाप का दर्जा देती थी, इसकी सोच इस कदर गिरी हुई हो सकती है कि वो अपनी ही बीवी के। चची बेचारी जमीन पर अंधे मुंह गिरी हुई थी, जबकि चचा ने तो आज हर हद ही पार कर दी थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि आखिर मेरी चची अपना पिछला हिस्सा बांधकर क्यों चला करती थी। मैं मारे खौफ के फौरा वहां से हट गई। मजीद देखने की हिम्मत मुझ में बची ही ना थी। ये तो चची की ही हिम्मत थी कि वो एक पठान का। मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी जब मेरी समातन से कर अपने कराहने की आवाज़ टकराई। मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये मेरा सिर्फ ख्वाब है या फिर वहम मुकर। जैसे जैसे नींद से बेदार होना शुरू हुई तो एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में ही मुझे कराहने की आवाज़ आ रही है। मैं आंखें खोलकर आसपास देखने लगी, मगर कमरे में तो मुकम्मल तारीकी फैली हुई थी। रात का ना जाने कौन सा खा था। मुकम्मल खामोशी का राज था। खिड़की की आगे गिरा हुआ पर्दा जो थोड़ा हटा था, इससे हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसका ये मतलब था कि सुबह हो चुकी है। मगर ये कराने की आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही थी? कौन करा रहा था? मैं उठ बैठी। मुझे सोए हुए तो सिर्फ शायद 2-3 ही घंटे हुए थे, इसलिए मुझे मेरा सर इस कदर भारी महसूस हो रहा था। मैं उठी और सीधी वॉशरूम चली गई। वॉश बेसन में फौरा चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ आंखें खिलीं। ये तो मेरी चची की कराहने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में बेसाख्ता कल रात वाला मंजर घूमने लगा। चची के साथ आखिर किया हुआ था। मेरी आंखें तो फौरा पूरी की पूरी खल चुकी थी। ऐसे लगता था जैसे एक सेकंड में ही मेरी सारी नींद आंखों से उड़न शुरू हो चुकी है। मैं फौरन अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आई तो मैं ठिठक कर रह गई। मेरी चची कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी और दरवाजे के सहारे खड़ी कराह रही थी। चची की हालत देखकर मुझे तशवीश सी होने लगी। मैं चलते हुए उनको देखने लगी। इन्होंने अपने सर पर 1-2 पिटा बांध रखा था, गोया उनके सर में शदीद दर्द उठ रहा हो, मगर उनके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर तो गोया बरसों की थकावट नमूदार थी। वो कपकपाते हुए दरवाजे का सहारा लिए खड़ी थीं, मगर आज एक बार फिर इन्होंने अपने कमर के साथ एक दोपट्टा बांध रखा था। मुझे देखकर फौरा सीधी होकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर आई परेशानी को छुपाते हुए कहने लगी कि बेटा तुम उठ गई, मैं बस नाश्ता बनाने ही वाली थी। वो दरअसल तुम्हारे चचा मुझसे रात गए तक बातें करते रहते हैं, तो सुबह फिर आँख ही नहीं खलती। जबकि मैं हैरानगी से उनको देख रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो सदियों की मरज़ा हूँ। मैं चची के करीब गई। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं उनके करीब जाकर कहने लगी कि चची जान आपकी तबीयत ठीक तो है? कहीं आप बीमार तो नहीं? चची कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सर में दर्द था तो दोपट्टा बांध लिया। सर पर दोपट्टा बांधना तो समझ में आता था, मगर कमर के गर्द दोपट्टा बांधने का क्या मतलब था, यही मैं समझ ना सकी। मगर खैर मजीद पूछना मुझे अच्छा ना लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब चचा की शादी हुई थी, चची की कैसी अच्छी सेहत थी, गोरा चिट्टा रंग था, लेकिन अब कैसी जर्द पड़ चुकी थीं और वक्त से पहले ही बूढ़ी सी लगने लगी थीं। वो जब चलती हुई किचन में गई तो वो अजीब बेढंगे अंदाज में चल रही थीं, कमर पर हाथ रख कर चलती हुई, फिर घिस घिस कर चल रही थीं। यूं लगता था जैसे इन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने शर्म से चेहरा मोड़ लिया, मगर फिर गिला खनकार कर बोली कि चची खैरियत तो है? चची ने एक नज़र मुझे पर डाली और कहने लगी कि तुम अभी बेची हो, इन मामलात में मत पड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तुम्हारे चचा भी स्टोर से आने ही वाले होंगे। मैं छप कर रह गई। ना जाने चचा सारी रात चची के साथ किया करते थे, जो वो सुबह अपने पिछले हिस्से पर कपड़ा बांधकर चला करती थीं। मैं यही सोच रही थी कि तभी चचा घर में दाखिल हुए। इन्हें देखते ही मैंने फौरा अपने सर पर दोपट्टा सीधा किया और इन्हें सलाम करने लगी। वो संजीदगी से सर झटक कर जवाब देते हुए बोले, गुलरुख, जाके मेरे लिए देसी घी का कोल भर कर ला, जिसमें ज़रा थकावट महसूस होता है।
चचा की बात सुनी तो फौरा जाकर चची को बताया। उनका चेहरा तो सुर्ख हो चुका था। फौरा बौखला कर बोली कि अच्छा मैं देती हूँ, तुम जाकर कोई और काम कर लो। मैं हैरान थी कि चचा ने बस की ही तो मांगा, आखिर चची इतना डर क्यों रही थी। मेरा ताल्लुक एक पठान कबीले से था। मेरे वालिदैन की वफात हो गई तो मैं पेशावर से एबटाबाद अपने चचा के पास आ गई। चचा कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी है, हम तुमको वालिद बनकर पालेगा। मेरे चचा भी खालिस पठान थे, इंतहाई सख्त और मजहबी कस्म के, जबकि मेरी चची एक पंजाबिन थी। चचा ने उनसे पसंद की शादी की थी, मगर अब तो चची शायद चचा से पनाह मांगा करती थी। चचा का रवैया भी काफ़ी सख्त हो चुका था, मगर इसके बावजूद उनके ताल्लुकात कैसे थे ये तो मैं आज तक जान नहीं सकी थी। चचा ने नीम गरम देसी घी का प्याला एक ही सांस में पी लिया और फिर चची को ना जाने सरगोशी में किया कहने लगे कि वो सहम कर पीछे हट गईं। वो नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी थी, मगर चचा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली थी। मेरे चचा का रवैया मेरे साथ तो बाप जैसा ही था, मुझसे नरमी से बात करते थे, लेकिन चची के साथ वो बात करते हुए हमेशा तेवरी चढ़ा लेते। मेरी चची चचा से बहुत छोटी थीं। मुझे अभी भी याद है जब इनकी शादी हुई। नमी वो धान पान सी 20 साल की दबली पतली सी थीं और चचा उस वक्त 40 के लगभग थे। चचा की कोई औलाद भी ना थी। एक बार मैंने चची से पूछा भी कि उनके कोई औलाद क्यों नहीं है। मेरी बात पर इनके आंसू बहने लगे थे। कहने लगी तेरे चचा को पसंद नहीं। मैं सोच में पड़ गई थी कि चचा को क्यों औलाद नहीं पसंद, जब अम्मी ने ये बताया था कि चचा चची की मोहब्बत की शादी है और वो चची को भगा लाए हैं, तो मुझे ये सुनकर चची से मिलने का बड़ा इश्तियाक था। हम सब चचा की शादी के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त भी चची की रंगत उड़ी हुई थी। बार बार यही कह रही थीं कि मुझे भाग के शादी नहीं करनी थी। मेरे घर वाले ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मैंने बातों बातों में ये भी सुना था कि चचा बंदूक देखा कर इन्हें अपने साथ लाए हैं। उस वक्त अब्बा की और चचा की बड़ी बहस हुई थी, लेकिन चचा के गुस्से के सामने सभी चुप हो गए थे। चचा की शादी होगी, मगर शादी की अगली सुबह चची बहुत रो रही थीं। इसके बाद हम पेशावर वापस चले गए थे, लेकिन आज जब वक्त मुझे हमेशा के लिए यहाँ ले आया था, मैं परेशान की हो गई थी। मेरे दिल में दिन ब दिन तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था। इस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटी तो कुछ ही देर में आँख लग गई। आधी रात को प्यास की वजह से आँख खल गई। कमरे में पानी मौजूद ना था, इसलिए जब उठकर किचन की जानिब जाने लगी तो चची के कमरे से अजीब वाओ गरीब आवाज़ें आ रही थीं। चची दबी दबी आवाज़ में कराह रही थीं, जबकि चचा हाँकते हुए खालिस पश्तो में ना जाने उनसे क्या कह रहे थे। हमें भी पठान थी, मगर चूंकि पेशावर शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए पश्तो से ज़्यादा मुझे उर्दू में महारत हासिल थी। चाचा जाने चची के साथ ऐसा किया कर रहे थे कि वो कराह रही थीं। मेरा जिस्म तो झुरझुरी लेकर रह गया, चेहरा सुर्ख होने लगा। मियां बीवी के कमरे के बाहर खड़े रहना अच्छी बात तो नहीं थी, मगर न जाने क्यों मुझे लगा जैसे कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा था। खैर सुबह हुई तो चची एक बार फिर कमर के पिछले हिस्से पर कपड़ा बांधे हुए चल रही थीं। आज तो उनकी हालत कल से भी ज्यादा खराब थी। साफ लगता था कि जैसे वो बेहद बीमार हो। उनसे तो चलना भी दोबर हो रहा था। शर्म के मारे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, कहीं मेरा पूछना चची को बुरा ना लग जाए। दिल में अजीब वाओ गरीब से वसवसे आ रहे थे, मगर चाहकर भी चची से दरियाफ्त नहीं कर सकती थी। चची को तेज बुखार हो रहा था। मैंने जब चचा को बताया तो सरसरी से अंदाज में कहने लगे ऐसी हालत में अक्सर हो जाता है, इसको आदत नहीं है ना, इसलिए नाजुक कली बना फिर रहा है। तुमको इसका दर्द नजर आ गया, मगर जो तकलीफ मुझे हुई वो तुमको अब मैं कैसे बताऊं। चचा संजीदगी से कहता हुआ चची पर नजर डालते हुए वहां से जा चुका था, जबकि मैं शर्म से सर झुकाए बैठी रह गई। मुझे तो वैसे भी चचा से बहुत शर्म आती थी, जबकि चची के साथ भी एक हद तक ही बात किया करती। ना जाने उनकी बात का क्या मतलब था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। चचा कुछ तो गलत कर रहे थे चची के साथ, तभी तो उनकी तबीयत इस जिद तक बिगड़ती चली जा रही थी। ये दोनों तो कहीं से भी खुशहाल जोड़ी नहीं लगते थे। चची की तबीयत इस कदर ख़राब थी, मगर इसके बावजूद हर सुबह चची के कराहने की आवाज़ में रही होती थीं। कई बार तो वो रो भी पड़ती। मैं शर्म और खौफ से अपने कमरे में ही दबक कर बैठी रहती कि कहीं चचा मुझे मदाखलत करता देख गुस्सा में आकर मेरे साथ भी वो सब ना कर दी जो वो चाची के साथ।
बहरहाल मुझे अब चची पर तरस आने लगा था। जो भी था चा अब उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे। वो उनकी बीवी थी, इन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए था। यही सोचते हुए मैं फिक्रमंद सी हो गई। अगले रोज़ सुबह के वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बौखला कर उठी। दरवाजे पर चचा खड़े थे। मेरे तो इन्हें देखकर रौनगटे खड़े हो गए। वो कहने लगा, गलरुख, तुम्हारी चची बीमार है, आज तुम हमको नाश्ता बना देगा? इस टूर के लिए देर हो रहा है। मैं समझते हुए बोली कि चची को क्या हवा है? चचा जान, वो नजरें चरा कर बोले, कुछ नहीं, बस पंजाबिन है। नातू पठान का गुस्सा देखकर ही बेहोश हो जाता है। चचा क्या बात कर रहे थे? मुझे कुछ समझ ही ना आया। अजीब पहेलियों में उलझा कर रख दिया गया था मुझे। मैंने चचा को नाश्ता देकर रवाना किया और फिर फौरा चची के कमरे में आ गई। जो मंजर मुझे दिखाई दिया वो देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। चची बिस्तर के साथ फर्श पर गिरी पड़ी थीं। उनके चेहरे पर तो अजीब लाल लाल निशान पड़े थे। वो बेसुध सी नीम बेहोश गिरी थीं। मैं उनके करीब गई और उनको उठाने लगी। उनका वजूद आग की तरह जल रहा था। नीम बेहोशी में ही वो जो अल्फाज अदा कर रही थी, वो सुनकर मैं शर्म से ही पानी पानी हो गई। मुझे समझ ना आई कि आखिर में क्या जवाब दूं। चची बुखार की हालत में वो सब बता चुकी थी, जिसे सुनने के बाद मेरा वजूद कांप गया। मैंने उस रोज़ चची का भरपूर ख्याल रखा। मुझे उन पर शदीद तरस आया था, मगर तब तक यकीन नहीं कर सकती थी जब तक अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ ना देख लूं। पठान गरम मिजाज तो होते ही इन्हें कब कहाँ गुस्सा आ जाए कोई इल्म नहीं होता, मगर मेरे चचा तो सबके सरदार निकले थे। बेचारी चची। बहरहाल इस रात जब चचा घर आए तो मैं खाना खाकर जल्दी सोने का बहाना करते हुए कमरे में चली आई और जाकर चाचा के कमरे में अलमारी में बैठकर छुप गई। मैं आज ये पता लगाना चाहती थी कि मेरा शक ठीक है या मैं बिलावजह ही गलत सोच रही हूँ। ऐसा करना गलत था, मगर ये चची की जिंदगी का सवाल था। मुझे डर भी था कि कहीं चचा जय अलमारी खोलकर देख लिया तो। सोचकर ही झुरझुरी लेकर रह गई। कुछ देर आ गए, वो काफ़ी संजीदा लग रहे थे। उनकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। वो चची के करीब गए और इन्हें पैरों की ठोकर मारकर कहने लगे, तो कैसे कैसे सो सकता है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब देगा, इसके बाद हम तुमको सोने देगा। चची कितनी ही देर कुछ ना बोली। वो रोने लगी थीं और शायद बेहद थक चुकी थीं। फौरा उठकर बैठी और चचा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, वही बताया है को सच था, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे थे। खुदा का वास्ता है, मुझे बख्श दी, मैं मजीद नहीं सहा सकूंगी। मगर चचा उसी पल चची को बालों से दबोचकर कहने लगे, खबरदार, जो तुमने झूठ बोला। हमको शोएब फ्रूट वाला ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो चश्मदीद गवाह है तुम्हारा कि तुम हमारे जाने के बाद इस नवीद को इशारे करती रही। उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ है। हमने तुमको जान से भी बढ़कर अजीज रखा, मगर तुम तो धोखेबाज निकली। अब भगतू एक पठान की मोहब्बत देखी थी तुमने, अब इसकी नफरत भी देखो। वो मेरी नज़रों के सामने चची पर तशद्दुद करने लगे, मगर ऐसा करने से पहले इन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया ताकि आवाज़ बाहर ना जा सके। चची को मार खाता देख मेरा वजूद कपकपाने लगा, मैं कांपने लगी थी। चचा तो उनकी कमर पर बेतहाशा तशद्दुद कर रहे थे। बेचारी चची लौटपोट होकर कहने लगी, मेरी तो गलती ही ये थी कि तुम जैसे शख्स से शादी कर ली जिसे अपनी बीवी से ज़्यादा एक राह चलते सब्जी फरोश की बात पर एतबार था। एक बार भी मुझे से पूछने की कोशिश ना की कि वो सब्जी वाला आखिर मुझसे कह किया रहा था। मगर चचा तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद जब चचा कमरे से निकले और चची नीम बेहोश थी तो मौका देखकर मैं कमरे से भाग आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि चचा इस कदर कच्चे कानों के भी हो सकते हैं। चची बुखार में भी यही बुड़बड़ा रही थी कि इन्होंने चचा जैसे मोटी अकल को शौहर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चचा यही कहते थे, जब तो मुझे से इश्क के पैचा लड़ा सकती है तो किसी और से भी मोहब्बत कर सकती है। मैं समझ गई थी कि मसला किया है। मेरे चचा क्यों शक्की थे? वो लड़की जो 4 दिन की मोहब्बत में बरसों की माँ बाप की मोहब्बत को दाव पर लगा दे, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती, शौहर के घर भी नहीं। वही शौहर उसे सारी जिंदगी इस 4 दिन की मोहब्बत की सज़ा देता है, जैसे मेरे चाची को दे रहे थे। और ना जाने ये जुल्म कब तक जारी रहने वाला था। काश के लड़कियां घर से भाग जाने से पहले इस बारे में भी ज़रूर सोचा करें।
चची ने चचा से मोहब्बत का इतिराफ़ किया तो उसे बंदूक की नोक पर भगा लाए। क्या ज़रूरत थी इस मोहब्बत जैसी मुसीबत में फंसने की, कौन सी खुशी मिल गई थी चची को। बहरहाल मोहब्बत का ये अंजाम देख